अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है चारपाई। सबक नंबर 2 है चारपाई, जिसके मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी। पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 में पैदा हुए और 1977 में उनकी वफ़ात हुई। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। इनकी पैदाइश जौनपुर में हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के में दाखिला ले लिया। शहर जौनपुर में पैदा हुए, जो उत्तर प्रदेश में है, और फिर इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ से एमए करने के बाद फिर वहीं मुलाजिम हो गए, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। यानी जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट बना तो उसी के सदर बन गए। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। रशीद अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ बहुत प्यारा था, अलीगढ़ से बहुत उन्हें उनसियत थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू किया, यानी स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनके मज़ामीन तंज़ व ज़राफ़त के आला नमूना है। वो अमूमन इशारों, किनायों और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनके लिखने का जो अंदाज़ है वो इशारों में, यानी जो तंज़िया बातें हुई इशारों में या हंसते हुए या फिर इस तरह बात कहते हैं, उनके कहानियों में, उनके इंशाइयों में मिलते जुलते अल्फाज होते हैं या मुतज़ाद लफ्ज़ों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो उनके मौज़ूआत में तनों है। माशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, मानीखेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। ये उनके लिखने का ख़ास अंदाज़ है कि उनके यहाँ उनकी तहरीर में दिलचस्प फ़िक्रे मिलते हैं, नादिर यानी नायाब तशबीह मिलते हैं, इशारे मानीखेज़ हो जाते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया गया है। अदबी मज़ाह निगारी में के मैदान में सबसे पहला अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया गया है रशीद अहमद सिद्दीकी को। उन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ दिया। पद्मश्री का अवार्ड उन्हें मिला। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। पहले ही पढ़ा गया है कि अलीगढ़ से उन्हें बहुत उनसियत थी, आखिर उम्र तक अलीगढ़ में ही रहे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। उनके जो मशहूर तसानीफ़ हैं, मज़ामीन रशीद मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है, खंदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है, गंजहाए ग्रामाया और हम नफसान रफ्ता, तंज़ियात मज़ाक़ात और जदीद गज़ल तनक़ीद और आशिफ्ता बयानी मेरी, ये खुदनोश्त है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़ है। यहाँ उनकी तसनीफ़ चारपाई। चारपाई में रशीद अहमद सिद्दीकी ने बताया है इस इंशाइये में, यानी चारपाई के मुख्तलिफ इस्तेमाल पर रोशनी डाली है कि बज़ाहिर चारपाई तो आराम और करने और सोने के लिए है, लेकिन हम हिंदुस्तानी उससे मुख्तलिफ काम लेते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछाना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारे घुट्टी में पड़ी हुई है। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ व भीख भी मांगते हैं, कभी फ़िक्र सुखन करते हैं और कभी फ़िक्र कौम। अक्सर फाक़े करने से भी बाज नहीं आते। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना बरतानिया को ICS पर, शायर को काफिया पर या तालिब इल्म को गुलगपाड़े पर। यानी हम हिंदुस्तानी चारपाई से मुख्तलिफ काम लेते हैं।
हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। यानी चारपाई हमारी घुट्टी में इस तरह पड़ी होती है कि हम इसी पर दवा खाते हैं, दुआ भी मांगते हैं, भीख भी मांगते हैं, और कभी फ़िक्र सुकन भी करते हैं, और कभी फ़िक्र कौम भी करते हैं। यानी चारपाई हमारे लिए एक ऐसे मुलाजिम या खादिम की हैसियत रखती है जिससे हम मुख्तलिफ काम लेते हैं। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। यह हर काम के लिए नामौजूद होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए। रियासत में कोई असामी न थी जो उनको दी जाती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहिब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह न मिली तो वो लाट साहिब से तय कर आए। राजा साहिब ही की जगह पर इत्तफा करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे। ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिजा गिरा। उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। मसाहिब कहते हैं साथी, यानी दरबारी, साथ उठने बैठने वाले। यही हालत चारपाई की है। यानी जिस तरह यहाँ पर बताया गया है कि एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए थे और कोई असामी नहीं थी, उनको तरह तरह के यहाँ काम दिए गए थे, तो यही हालत चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारआमद होती है। यानी यहाँ पर चारपाई को मुलाजिम से भी ज़्यादा कारआमद बताया है मुसन्निफ ने। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखिरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी चीज और चीज़ की हाजत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे जुशानदे की देगची, सरहाने रखी हुई, चारपाई से मिला हुआ बोले बराज का बर्तन, चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशजू, रुई के फाये, कागज के टुकड़े, मच्छर, भंगे, घरिया घरिया महल्ले के दो एक बच्चे जिनमें एक आध जुकाम खसरे में मुब्तला। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गोर लाए गए। यानी यहाँ पर बताया कि चारपाई को हम हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। चारपाई पर हम आराम तो करते ही हैं। कभी उस पर आराम करते करते कुछ बीमार शख्स आखिरत का सामान, आखिरत के सफ़र भी उसी चारपाई पर कर लेते हैं। अब अगर देखें कि चारपाई पर तकिया रखे हैं, उसके दवा उसकी नीचे दवा की पुड़िया है, या फिर जुशानदे की देगची सरहानी रखी हुई हो, या फिर चारपाई के नीचे देख लें कि मैले कपड़े हों, बच्चे के खिलौने हों, झाड़ू हो, कागज़ के टुकड़े किसी सब गिरे हुए। यानी चारपाई तरह तरह के काम में यहाँ पर इस्तेमाल में लाए गए हैं। बीमार आदमी है जो उस पर आराम कर रहे हैं, और जब सेहतयाब हो गए तो उसे खड़ा करके, यानी उसे आड़ लेकर के वहीं पर गुस्ल भी कर लिया। हिंदुस्तानी घरों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्लखाना, किला, खानका, खीमा, दवाखाना, संदूक, किताब घर, शिफाखाना सबकी हैसियत कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई, जिसकी तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया है। और मेहमान साहब माँ अचकन टोपी बैग बख्शी के बैठ गए, और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई ही पर उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा, और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचे पर से झाड़ू नुमा मूर्छल से मक्खियां उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया हमले करती, दाने चुगती और गालियां सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सत जमा होती है रहती है उसी को उसको लेकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं। उस पर साल भर का प्याज का जखीरा जमा कर दिया जाता है। चारपाई सिर्फ आराम करने के लिए ही नहीं, बल्कि कभी तो उस पर अनाज भी सुखाया जाता है।
कभी कोई तकरीब हुई, कोई फंक्शन हुआ तो उसको उस पर बैठकर आलू प्याज छीले गए। और जिस तरह मुलाजमत के बाद पेंशन मिलता है, तो उसी तरह यहाँ पर मुसन्निफ़ ने बताया है कि जब चारपाई आराम करने के लायक ना हो, यानी थोड़ी टूट गई हो, तो फिर उसको एक किनारे रख देते हैं और उस पर आलू प्याज हम रखते हैं। यानी फिर उसको पेंशन के करीब पहुंचना कहा इस चारपाई, ऐसी चारपाई को। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर इसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। उस रात मुझको आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याजों में छिलके थे, और वो यकीनन 14 से ज़्यादा होंगे। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ नहीं होता, एक आध रुपया, चंद हिले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्श सुलेमानी, फहरिस्त दवाखाना, समन, जाली दस्तावेज के कुछ मसौदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। इन्हीं चारपाई को यहाँ पर किसी एक बक्स की तरह भी इस्तेमाल किया या बताया मुसन्निफ ने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चारपाई पर आराम करते हैं और उसी पर सब कुछ सामान रखते हैं। जैसे नक्श सुलेमानी यहाँ कहा गया है, कोई तावीज़ यानी अमलियात की किताब, ज़ख़ीरा यानी जमा किया हुआ कोई चीज़, सम्मन यानी अंग्रेज़ी लफ्ज़ सम्मन जो होते हैं अदालत में हाजिर होने का तहरीरी हुक्मनामा होता है। ये सब सब कुछ अपने पास में तकिया के पास रखते हैं। मैं एक ऐसे साहिब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते हैं। यानी उन्हें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि बगैर देखे वो अपने सामान को चारपाई पर से निकाल लेते। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है, ख़ानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं। वहीं से हर तरह के एकाम जारी होते रहते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलात सज़ा में हाथ पाँव ज़बान के अलावा डंडा जूता तामलोट भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसके इसलिए कि तवक़्क़ुफ़ करने में गुस्से को का ताव मध्यम न पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस होने लगे। कभी ऐसा होता है हुकूमत भी, यानी यहाँ पर कहा है कि घर के बड़े बूढ़े कभी चारपाई पर बैठे रहते हैं और वहीं से छोटों को डांट डपट करते हैं, और कभी वहीं उन पर बैठे हुए अगर सज़ा देनी हो तो डंडे में फेंक कर मारे, जूता फेंक कर मारे, इस तरह के सज़ा भी वहीं पर से बैठे बैठे दे देते हैं। यानी चारपाई ही पर बैठकर घर का बड़ा पूरा खानदान पर हुकूमत करता है, तरह तरह के फैसले भी करता है और शरारती बच्चों को सज़ा सुनाने के साथ साथ डंडे जूते की भी सज़ा सुनाता है। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, दो एक कुत्ते बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ पहुंची। अब चारपाई को यहाँ पर खाने का कमरा भी कह दिया, यानी चारपाई ही पर बैठकर सब खाना खाते। यानी बावर्ची खाने से खाना निकला, खाने के साथ साथ कुछ छोटे बड़े घर के जो बच्चे हैं, मुर्गियाँ हैं, कुत्ते बिल्ली, बस, और उसके साथ साथ बेशुमार मक्खियाँ भी वहीं चारपाई पर आ गईं और सब अपने करीने से बैठ गए। साहिब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर और बकिया इस पर कि उनको मक्खियाँ खाई जाती हैं। साहिब खाना यानी घर का बड़ा बुजुर्ग, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ बैठे और सब उनके साथ सब बच्चे खाने के लिए बैठे। कोई एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, कोई बदतमीज़ी से खाने पर मार खाता है, कोई कम खाने पर मार खाता है, डांट सुनता है। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदज़बानी सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती है। कभी कोई शौहर खाना खाते जाते हैं, बीवी बेचारी पंखा झल रही है लेकिन फिर भी शौहर उसे डांट डपट कर रहे हैं। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फिक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है। और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में क़िलौला करने लगे, बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। अब खाना खाने के बाद कोई शौहर अगर शायर हैं तो शेर व शायरी करने लगे,
कोई मुलाजिम हुए तो खा करके जल्दी से अपने वहाँ से भागे गए, और कोई मजहबी आदमी है तो खाना खाने के बाद जैसे कलोला करना चाहिए तो वो आराम करने लगे, और उनके बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन व माशरत, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की माने ढीली ढाली शिकस्त हाल और बेसरो सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा, कूच और सोफे के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशा चमन। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐश व फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। यानी रशीद अहमद सिद्दीकी यहाँ बताते हैं कि उनके मुताबिक चारपाई हिंदुस्तान की आबा हवा यानी तमद्दुन, तहजीब, हमारे मुआशरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के माने ढीली ढाली शिकस्ता हाल बेसरो सामान, चारपाई जो है वो एक सच्चे दोस्त की तरह अपनी शराफत का सबूत देती है कि हर जगह उसे काम में लिया जाता है। हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए चारपाई जो है वो ऐश व फरागत और गोशा चमन जैसे लवाजिम पूरी कर सकती है। गोशा चमन कहते हैं कोना, तन्हाई यानी बाग का एक कोना, लवाजिम यानी ज़रूरी चीज़ें, सामान। तो मुसन्निफ़ के नज़दीक, मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। जैसे कहीं पर ड्राइंग रूम है, इन सब चीज़ों के लिए, या फिर सोने के लिए अगर जाएं, या फिर कभी सोफ़े का इस्तेमाल हो या पलंग का इस्तेमाल हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल एक चारपाई से यहाँ पर कर दिया है। अब इसके कुछ मुश्किल अल्फाज है। फ़िक्र सुखन करना यानी शेर कहना, शेर कहने की कोशिश करना। ICS, ICS कहते हैं इंडियन सिविल सर्विस। गुलगापाड़े यानी शोर व गुल। असामी कहते हैं, असामी माने नौकरी, मनसब। इक्तफा करना माने कनात करना, मुतमईन रहना। मसाहिब माने दरबारी। बोल माने पेशाब। ब्राज माने पखाना। 5-7 यानी 5-7। 14 तबक रोशन होना यानी 14 तबक के मानी है 7 ज़मीन 7 आसमान। मुराद दिमाग या तबीयत का खूब खिल जाना। मिजाज में पूरी तरह बहा लिया जाना। कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो गए, यानी मिजाज जो दिमाग वो खुल गया, मिजाज में पूरी तरह बहाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है। आशी जो कहते हैं जौ का जोश दिया हुआ पानी जो कमज़ोर मरीजों को दिया जाता है। लबे गोर यानी मरने के करीब। आराजी कहते हैं ज़मीन या खेत। सुबुदोश माने फारिग। नक्श सुलेमानी कोई तावीज़ या दुआ यानी अमलियात की मशहूर किताब। तामलोट कहते हैं बगैर टोटी का लोटा, डोंगा। सम्मन यह अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, अदालत में हाजिर होने का तहरीरी हुक्मनामा होता है। क़िलोला कहते हैं दोपहर के खाने के बाद की मुख्तसर सी नींद। इस सबक में जो गौर करने की बातें हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के मारूफ इंशाइया निगारों में होता है। उनकी नस्ल ज़राफ़त का आला नमूना है। वो आम तौर पर अपनी तहरीरों में सियासी, माशरती और अदबी मसाइल का जिक्र करते हैं और उनको दिलचस्प बनाने के लिए नादिर तशबीहात, मुतज़ाद अल्फाज और रम्ज़ व इशारा से काम लेते हैं। उनके तंज़ का वार भरपूर होता है। तो बच्चों, रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस सबक में ये बताया है कि हम हिंदुस्तानी चारपाई पर सिर्फ सोते नहीं बल्कि बहुत से काम लेते हैं। इसी पर कभी बच्चे पैदा होते हैं, वहीं से पल बढ़कर मदरसे, ऑफिस जाते हैं। और कभी रियासत, जैसे कि रियासत के मुलाजिम को हर काम पर लगा दिया जाता है, जैसे कि वो हर काम जबकि वो हर काम के लिए मौजू नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत से कामों के लिए लगा दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर मुसन्निफ ने बताया है कि चारपाई की हालत भी उसी तरह है, क्योंकि वो सिर्फ लेटने और आराम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उससे मुख्तलिफ काम लेते हैं। जैसे उस पर बैठ कर खाना खाया जाता है, उसी पर बैठ कर शेर व शायरी की जाती है, और घर के अफराद पर बैठ कर हुकूमत भी करते हैं। इसलिए मुसन्निफ ने चारपाई को ज़रूरत और ईजाद का भरपूर नमूना कहा है।
کیونکہ وہ ہماری بہت سی ضرورتیں پورا کرتی ہے، جبکہ کچھ ایجادیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک یا دو ہی کام انجام دیتی ہیں، جیسے آرام کرنے کے لیے صوفہ ہے، یا پھر ڈرائنگ روم کی طرح استعمال ہوتا ہے یہ سب۔ لیکن اس چارپائی کو ہم ہر آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی ضرورت کے وقت اس پر بیٹھ گئے، کبھی اس پر کھانا کھا لیے، یا پھر کبھی مریض کی دیکھ بھال اسی پر کی، یا پھر مہمانوں کی خاطر تواضع بھی اسی پر کی۔ تو ہم یہ عام ہندوستانی گھروں میں دیکھیں کہ اس چارپائی سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، کبھی اسے بیک وقت سونے کا کمرہ بنا دیا گیا، یا پھر ڈرائنگ روم بنا دیا گیا، یا غسل خانے کا کام لے لیا، جب کبھی غسل کر رہے ہیں تو اسے کھڑا کر کے وہاں پر غسل لے لیا، کبھی اس پر سرہانے کی جانب تکیے کے نیچے دوائیں، کتابیں یعنی روپے پیسے وغیرہ یہ سب رکھا گیا، تو اسے ایک صندوق کا کوئی ایک حصہ بتا دیا مصنف نے۔ اور اگر چارپائی خالی بھی ہوئی تو اس پر ہم اناج سکھا لیے، یا پیاز رکھا، آلو پیاز رکھ دیا، یا جب چارپائی ٹوٹ گئی تو اسے بھی ہم اس وقت پھینکے نہیں، بلکہ ایک کونا میں رکھ کر اس پر آلو پیاز وغیرہ رکھ دیا، تو اسے ایک کوٹری میں ڈال کر آلو پیاز وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ یا کبھی خاندان کا کوئی بزرگ چارپائی پر بیٹھ کر ہی اپنے حکم جاری کرتا ہے۔ تو بچوں یہ تھے سبق چارپائی، رشید احمد صدیقی نے لکھی ہے، یہ ایک مشہور انشائیہ نگار تھے رشید احمد صدیقی نے۔ بچوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔